वेलकम माय डियर जीनियस फ्रेंड्स। इससे पहले मैंने टेंस के वीडियो डाले हैं, वो आप लोगों ने देखे होंगे। आज हम वॉइस की चर्चा कर रहे हैं। जनरली मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स इस वॉइस को लेके काफ़ी कंफ्यूजन में रहते हैं, काफ़ी टेंशन में रहते हैं। बट बिलीव मी, इस टॉपिक को मैं एकदम आसान तरीके से समझाने वाला हूँ। ये दिमाग से उठता हुआ आपके दिल के अंदर उतर जाएगा। देखते रहिए पूरा वीडियो, टू दी पॉइंट समझाऊंगा, एक एक पॉइंट समझाऊंगा, वीडियो पूरा देखते रहिए। तो सबसे पहले समझते हैं वॉइस यानी क्या। तो वॉइस के दो प्रकार होते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, इसके नाम से हमको इसके लक्षण मालूम पड़ते हैं। एक्टिव वॉइस यानी जिसमें कर्ता एक्टिव हो, क्रियाशील हो। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, इसमें सब्जेक्ट यानी कि कर्ता पहले आता है, उसके बाद आता है वर्ब यानी कि क्रिया, और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म। और जब पैसिव वॉइस में क्या होगा, कर्म आगे आ जाएगा। यानी कि ऑब्जेक्ट अगर आपका वाक्य की शुरुआत में आ जाए और उसके बाद आए वर्ब, फिर उसके बाद आए सब्जेक्ट, तो उसे हम बोलते हैं पैसिव वॉइस। यानी एक्टिव, अब जब आप एग्जाम में जाओगे तो आपको दिया होगा चेंज द वॉइस, तो आपको पहचानना होगा कि वो एक्टिव वॉइस है या पैसिव। तो यदि वाक्य की शुरुआत सब्जेक्ट से हो रही हो, कर्ता से हो रही हो, देन इट इज एन एक्टिव वॉइस। और यदि वाक्य की शुरुआत ऑब्जेक्ट से, कर्म से हो रही हो, देन इट इज पैसिव वॉइस। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा दोस्तों। इसके बाद लोगों में, स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट की पहचान में तकलीफ होती है, वो भी मैं आपको समझा दे रहा हूं। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, यानी कि डूअर, यानी जो व्यक्ति काम करता है उसे हम कहते हैं कर्ता। आई, वी, यू, ही, सी, दे, मोहन, सोहन, ये सब सब्जेक्ट है। जैसे मोहन क्रिकेट खेल रहा है तो यहां पे इस वाक्य में मोहन सब्जेक्ट है। फिर आता है उसके बाद वर्ब, वर्ब यानी कि क्रिया, क्रिया यानी जिसमें हलन चलन हो, मूवमेंट हो, खाना, पीना, उठना, बैठना, नाचना, गिरना, दीज आर वर्ब्स, ये है क्रिया। और क्रिया का जिस पे प्रभाव पड़ता है उसे हम कहते हैं कर्म। कौन से प्रश्न पूछ के हम सब्जेक्ट ज्ञात कर सकते, जैसे मैं कहूं मोहन क्रिकेट खेल रहा है, मैं आपसे पूछूं क्रिकेट कौन खेल रहा है, आप कहोगे मोहन, तो मोहन है इसमें सब्जेक्ट। खेलना है क्रिया, और क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ता है, क्रिकेट पर, तो क्रिकेट क्या हो गया, कर्म। ओके, आपको कर्ता, क्रिया, कर्म का कंसेप्ट आप समझ में आ गया होगा। अब आपको मैं उदाहरण दे रहा हूं, आपको यह पहचाना है इसमें एक्टिव क्या है, पैसिव कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, दे प्ले क्रिकेट एवरी डे, वे हर रोज क्रिकेट खेलते हैं। तो यहां जो हमारा वाक्य है उसकी शुरुआत हो रही है दे से, और हम जानते हैं दे क्या है, सब्जेक्ट, इसलिए ये क्या हो गया, एक्टिव वॉइस। अब इस वाक्य को दूसरे तरीके से ऐसे लिखा गया, इसमें क्रिकेट आगे आ गया, और क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट। वे हर रोज क्रिकेट खेलते हैं, यहां क्रिकेट सब्जेक्ट है, प्ले है वर्ब, सॉरी दे सब्जेक्ट है, प्ले है वर्ब, और क्रिकेट है ऑब्जेक्ट। और इस वाक्य में ऑब्जेक्ट आगे आ गया है, ऑब्जेक्ट आगे आ गया, तो ये क्या हो गया हमारा, पैसिव वॉइस। क्लियर, यानी एक्टिव पैसिव पहचानना आपको आ गया होगा। तो दोस्तों इसमें मैं आपको सभी टेंस के एक्टिव पैसिव बताने वाला हूं। तो इसमें आपको वॉइस के साथ साथ टेंस का कंसेप्ट भी काफी हद तक क्लियर होगा। ओके, अब हम देख रहे हैं एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के नियम। पहला नियम है, वाक्य पर से कर्ता, क्रिया और कर्म निश्चित करते हैं। सबसे पहले आपको यह पहचानना हुआ कि इसमें कर्ता क्या है, क्रिया क्या है, कर्म क्या है। फिर कर्ता पीछे चला जाता है, कर्म आगे आ जाता है। जैसे इस वाक्य में देखिए, दे पीछे आ गया और क्रिकेट आगे आ गया। क्लियर, कर्ता पीछे आता है और कर्म आगे आता है। पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब, क्रिया का थर्ड फॉर्म इसमें उपयोग होता है। प्ले की जगह हमने क्या लिखा, प्लेड, और सब्जेक्ट के आगे लिखते हैं बाय। फिर से मैं दोहरा रहा हूं दोस्तों, सबसे पहले पहचानिए कर्ता, क्रिया और कर्म क्या है। कर्ता पीछे जाएगा और कर्म आगे आएगा। कर्ता के आगे हम लिखते हैं बाय, बाय यानी के द्वारा।
और क्रिकेट कर्म और सॉरी पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब, इसका उपयोग होता है। किसी भी टेंस का वाक्य हो, ये नियम सब में लागू पड़ते हैं। सिर्फ अलग अलग टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो बदल जाता है, बाकी सब चीजें समान है। आपको ये नियम रटना नहीं है दोस्तों, पेन और पेंसिल लेके बैठिए, योग्य लगे वहां पे लिखिए, इसको रटना नहीं है। सिर्फ एक बार आप इसको देख लेंगे तो आपको ये लाइफ टाइम याद रह जाएगा। तो आप पेन और पेंसिल नोटबुक और पेन लीजिए, उसमें रूल्स लिखिए, ये जो मैं एग्जांपल्स आपको समझा रहा हूं वो लिखिए, तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी। तो वो नियम बताए। और भी इसमें चेंज होता है, एक्टिव से पैसिव में हम जब ले जाते हैं तो आई की जगह पे आता है मी, यू की जगह पर यू ही लिखते हैं, ही की जगह पर हिम, सी की जगह पर हर, वी की जगह पर अस और दे के स्थान पर देम। एक्टिव से पैसिव में बदलना हो तो आई की जगह पर आ जाएगा मी, यू के स्थान पर यू ही लेता है, ही के स्थान पर हिम, सी की जगह हर, वी की जगह अस, दे की जगह देम। और यदि कोई नाम हो तो उसमें कोई चेंज नहीं होता। दोस्तों ये नियम है, नियम आपको समझ में आ गए होंगे। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि हम पैसिव वॉइस का उपयोग क्यों करते हैं। तो यदि आपको कर्ता की अपेक्षा कर्म को अधिक महत्व देना हो अथवा कर्ता का सब्जेक्ट का उल्लेख नहीं करना हो तो हम पैसिव वॉइस का उपयोग करते हैं। अब हम अलग अलग टेंस को लेकर के ये समझा रहा हूं। मैं शुरुआत करता हूं मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। दोस्तों इस टेंस को मैंने ऑलरेडी समझा दिया है, वीडियो अपलोड कर दिया है, उसे भी आप देखिए तो आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर दिमाग में रखिए। एक स्ट्रक्चर में आएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट आपके आगे आ जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय, फिर उसके बाद आता है हमारा सब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है। फिर जब हम उसको पैसिव में बदलेंगे तो कर्म के बाद इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब का उपयोग होता है। जैसे आपको उदाहरण बताऊं, ही रीड्स द रामायण एवरी डे, वह हर रोज रामायण पढ़ता है। तो यहां पे ही हमारा सब्जेक्ट है, रीड है हमारा वर्ब, द रामायण है हमारा ऑब्जेक्ट। या दोस्तों द रामायण के आगे मैंने द लिखा है, तो जो आर्टिकल्स के नियम में मैंने बताया था कि जो भी धर्म ग्रंथ होते हैं उनके आगे द लिखा जाता है, और एवरीडे है अदर वर्ड्स। क्लियर? देखिए फिर से समझा रहा हूं, ही रीड्स द रामायण एवरी डे, वह हर रोज रामायण पढ़ता है। तो मैं पूछूंगा कौन रामायण पढ़ता है, आप कहोगे वह, ही। तो ही क्या है? सब्जेक्ट। रीड पढ़ना, क्रिया, जिसके पीछे ना है वो क्रिया, लिखना, पढ़ना, उठना, बैठना, दीज आर द वर्ब्स। क्या पढ़ता है? तो योर आंसर विल बी रामायण है, तो रामायण क्या है? ऑब्जेक्ट। ओके, अब हम इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट द रामायण आगे आ जाएगा, इज सिंगुलर, इसलिए इज पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब रेड। यहां दोस्तों याद रखिएगा स्पेलिंग सेम है, मैंने यहां रीड पढ़ा, यहां मैं क्या पढ़ रहा हूं? रेड। तो जब इसका सेकेंड फॉर्म अथवा थर्ड फॉर्म के रूप में उपयोग हो तो उसका प्रोनाउंसिएशन होता है रेड। आई विल क्लियर एवरीथिंग टू यू। तो इज रेड बाय, ही के स्थान पर आएगा हिम, और एवरीडे वाक्य के अंत में। वंस अगेन दोस्तों एक दो उदाहरण से सब चीजें दिमाग में उतर जाएंगी। ही रीड्स द रामायण एवरीडे, वह हर रोज रामायण पढ़ता है। तो ही पढ़ रहा है, वो सब्जेक्ट है,
करता है। पढ़ना क्रिया है, क्या पढ़ता है? रामायण, तो रामायण है कर्म। और एवरीडे अन्य शब्द है। तो जब मैं इसको पैसिव बदलूंगा तो हमारा ऑब्जेक्ट कर्म आगे आ जाएगा। सिंगुलर इसलिए इज, पास्ट पार्टिसिपल रेड, बाय, ही का, हिम, और एवरीडे वाक्य के अंत में। तो आपको दोस्तों कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। एक दो वाक्य में आपको और बताता हूं जिससे सब चीजें आपके जहन में बैठ जाएगी। ऑलरेडी मैंने इसका एक वीडियो अपलोड किया है, फिर कुछ दोस्तों ने डिमांड किया था कि लाइव लेक्चर रखूं, दैट्स व्हाई आई एम हियर। वी फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, हम ट्रैफिक के नियमों का पालन करते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट है वी, फॉलो क्रिया, द ट्रैफिक रूल्स ये पूरा है ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म। तो जब मैं इसको पैसे बदलूंगा तो द ट्रैफिक रूल्स आगे आ जाएगा। रूल्स प्लूरल है, इसे क्या आएगा? इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आर। पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब फॉलोड बाय वी के स्थान पर अस। वंस अगेन दोस्तों, पहले इसका मतलब समझिए। दोस्तों मैं आपको बताऊं, ये वॉइस के साथ साथ आपका टेंस का कंसेप्ट भी क्लियर हो रहा है। इफ यू आर स्टूडेंट और यू आर गोइंग टू अपीयर इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू। तो वी फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, वी सब्जेक्ट है, फॉलो क्रिया है, द ट्रैफिक रूल्स ये हमारा ऑब्जेक्ट यानी कर्म। तो द ट्रैफिक रूल्स आगे आ जाएगा। ट्रैफिक रूल्स प्लूरल है इसलिए आर, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब फॉलोड बाय, वी के स्थान पर हम लिखते हैं अस। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, सी टीच देम म्यूजिक, वह उन्हें संगीत सिखाती है। अब मैं पूछूंगा कौन सिखाता है संगीत, तो आप कहोगे वह, सी ये है हमारा कर्ता या सब्जेक्ट, टीच है हमारा वर्ब। मैं पूछूं क्या सिखाती है, आप कहोगे म्यूजिक, तो म्यूजिक है हमारा ऑब्जेक्ट। अब मैं पूछूं किसे सिखाती है, तो आप कहोगे उन्हें, तो दिस इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट। इस वाक्य में दो ऑब्जेक्ट है, दो कर्म है। तो दो कर्म है इसलिए इसको हम दो प्रकार से पैसिव में बदल सकते हैं। दोनों तरीके मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले हम इसको लेंगे, दे को आगे लेके कर सकते हैं। दे, देम आगे आके हो जाएगा दे, प्लूरल इसलिए आर। पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब, टीच का पास्ट पार्टिसिपल होता है टॉट, दे आर टॉट। फिर उसके बाद हम दूसरा ऑब्जेक्ट लिखते हैं म्यूजिक बाय, सी के स्थान पे आएगा हर। क्लियर दोस्तों? देखिए देम आगे आके हो गया दे आर, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब टॉट, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट म्यूजिक बाय, सी के स्थान पर हर। दूसरे तरीके से कैसे करते हैं वो भी बता रहा हूं मैं। सेकंड मेथड, इसमें हम इस ऑब्जेक्ट को आगे ले लेते हैं म्यूजिक, म्यूजिक इज पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब टॉट टू देम, यहां पे टू लगाना पड़ेगा, इसको याद रखिएगा, बाय, सी के स्थान पर हर। इस तरह से हम इसको बड़े आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों ये मैंने आपको बताए थे, ये थे अफर्मेटिव सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट टेंस के। यदि सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस हो तो हम उसको कैसे पैसिव बदलते हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूं। दोस्तों इसमें आपको वॉइस के साथ साथ जो टेंस का स्ट्रक्चर है वो भी क्लियर हो रहा है, इसलिए इसको बड़ा ध्यान से देखिएगा। इसमें आपको 2 in 1 मिल रहा है, वॉइस के साथ साथ टेंस का फायदा भी आपको मिल रहा है। अब हम देख रहे हैं नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ द सिंपल प्रेजेंट टेंस। एक्टिव वॉइस ऐसे बनेगा हमारा, करता उसके बाद डू नॉट और डज नॉट, वर्ब और यहां आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। और जब इसको हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, ऑब्जेक्ट बोलिए या कर्म, इज एम आर, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब बाय, उसके बाद सब्जेक्ट एंड देन अदर वर्ड्स। अब इसमें पहले मैं इसका सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्लियर करूं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डू नॉट और डज नॉट का उपयोग होता है। तो डू नॉट कब आएगा, डज नॉट कब आएगा?
तो आई और प्लूरल के साथ डू नॉट आता। वंस अगेन आई रिपीट, आई और प्लूरल बहुवचन है उसके साथ आता है डू नॉट, और जो सिंगुलर होता है एक वचन उसके साथ आता है डज नॉट। क्लियर? तो आई और प्लूरल के बहुवचन के साथ डू नॉट और एक वचन के साथ डज नॉट का उपयोग होता है। उदाहरण बता रहा हूं मैं आपको। दे डू नॉट कट द ट्रीज, वे पेड़ नहीं काटते हैं। यहां पे दे है हमारा सब्जेक्ट, कट है हमारा वर्ब, द ट्रीज क्या है? ऑब्जेक्ट। अब जब इसको मैं पैसिव में बदलूंगा तो द ट्रीज आगे आ जाएगा, द ट्रीज, ट्रीज प्लूरल है इसलिए आर नॉट, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब, कट का पास्ट पार्टिसिपल कट ही होता है, याद रखिएगा। बाय, दे के स्थान पर मैं क्या लिखूंगा? देम। वंस अगेन ऑब्जेक्ट आगे आ गया द ट्रीज, प्लूरल इसलिए आर नॉट, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब कट, बाय, दे के स्थान पर देम। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। सी डज नॉट वॉच टीवी। दोस्तों पहले इसका मैं ट्रांसलेशन बता दूं, द ट्रीज आर नॉट कट बाय देम, यानी उनके द्वारा पेड़ नहीं काटे जाते हैं, इसका भी बता दे रहा हूं मैं। नेक्स्ट देखिए, सी डज नॉट वॉच टीवी, वह टीवी नहीं देखती है। यहां पर सी है हमारा सब्जेक्ट, वॉच है वर्ब और टीवी है हमारा ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म। ये है हमारा सब्जेक्ट, देखना क्रिया, क्या देखते हैं? टीवी, तो टीवी है हमारा ऑब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस में टीवी आगे आ जाएगा, टीवी, टीवी सिंगुलर है इसलिए क्या आएगा? इज नॉट, डू नॉट डज नॉट हट जाता है, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब वॉच्ड, बाय, सी के स्थान पर हर, यानी उसके द्वारा टीवी नहीं देखी जाती है ना आसान? सब चीजें आपके जहन में उतर जाएगी। दोस्तों अभी तक हमने अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस देखे, अब हम देख रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ द सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए कर्ता से पहले, सब्जेक्ट से पहले डू और डज का उपयोग करते हैं, डू एंड डज। डू आता है प्लूरल से पहले और डज आता है सिंगुलर से पहले। आई और प्लूरल से पहले डू और सिंगुलर कर्ता से पहले डज आता है। तो ये मैंने अब समझाया। अब मैं आपको इसका पैसिव में कैसे बदलते हैं वो बता रहा हूं। मैं आपको ट्रांसलेशन भी बताते जाऊंगा, टेंस का कंसेप्ट भी क्लियर होगा, वॉइस तो आपका हो ही रहा है। फर्स्ट सेंटेंस इज डज ही सेल टॉयज इन द मार्केट, क्या वह मार्केट में खिलौने बेचता है? तो ही यहां पर हमारा सब्जेक्ट, बेचना वर्ब, टॉयज है हमारा ऑब्जेक्ट, इन द मार्केट ये अदर वर्ड्स है। तो जब मैं इसको पैसिव में बदलूंगा तो टॉयज आगे आ जाएगा, टॉयज प्लूरल इसलिए आएगा आर, जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब है वो ठीक कर्म से पहले आ जाएगा। टॉयज प्लूरल है, बहुवचन इसलिए आर, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब सोल्ड, बाय, ही के स्थान पर हिम, इन द मार्केट, एट द एंड। वंस अगेन आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा टॉयज, टॉयज प्लूरल इसलिए आर, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब सोल्ड, बाय, ही के स्थान पर हिम, और इन द मार्केट जो अदर वर्ड्स है उसको हम बाकी के अंत में लिख देंगे। तो इसका मतलब वो क्या उसके द्वारा मार्केट में खिलौने बेचे जाते हैं, ये इसका मतलब हो गया। और देखिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वाई डू दे थ्रो स्टोन्स, यानी वे पत्थर क्यों फेंकते हैं? तो दे सब्जेक्ट है, थ्रो वर्ब है, स्टोन्स है हमारा ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो ये जो वाई है हमारा ये आगे रहेगा, स्टोन्स, स्टोन्स प्लूरल है इसलिए हेल्पिंग वर्ब आर,
अंग्रेजी में इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जो भी सहायक क्रिया है, जो भी हेल्पिंग वर्ब है, वो कर्ता या कर्म से पहले आती है। तो वाई आर स्टोन्स, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब थ्रोन, बाय, दे के स्थान पे आएगा देम, यानी उनके द्वारा पत्थर क्यों फेंके जा रहे हैं। एक और देखिए, Who close the gate at night? इसका मतलब हुआ कि रात को गेट कौन बंद करता है। ओके, तो यहां पर कौन बंद करता है हमको मालूम नहीं है, यानी करता है मगर अज्ञात है। यहां पे बंद करना क्लोज क्रिया है, द गेट क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। तो हु के स्थान पे आएगा बाय हुम। याद रखिएगा दोस्तों, किसी भी टेंस का वाक्य हो, यदि उसकी शुरुआत हु से हो रही हो और उसको हमको पैसिव में बदलना हो, तो हु के स्थान पे आता है बाय हुम। बाय हुम यानी किसके द्वारा, बाय हुम। फिर कर्म आगे आ जाएगा हमारा द गेट। द गेट सिंगुलर इसलिए इज, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब क्लोज्ड एट नाइट। आया ख्याल आपको, हु के स्थान पे बाय हुम, द गेट आगे आ गया, सिंगुलर इसलिए इज, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब क्लोज एट नाइट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। सब चीजें आसान है दोस्तों। ये हमने देखा सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब इसके बाद में आपको दूसरा टेंस बता रहा हूं, वो है सिंपल पास्ट टेंस। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेंस। इसका मैंने वीडियो ऑलरेडी डाला है आपको। ये सबसे इंपॉर्टेंट टेंस है, बिकॉज आप जो भी पढ़ते हो उसका 70% सिंपल पास्ट टेंस में होता है। तो वॉइस सीखने के साथ साथ इसका स्ट्रक्चर वो भी दिमाग में रखिएगा। एक्टिव वॉइस में कर्ता, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है इसमें, फिर उसके बाद आता है आपका ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म। पैसिव में कर्म, उसके बाद वॉज अथवा वर, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब, बाय, उसके बाद कर्ता। तो दोस्तों ये स्ट्रक्चर आप दिमाग में रखिएगा, एक बार ध्यान से देखोगे याद आ जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है, क्योंकि आप जो भी पढ़ते हो, आपकी टेक्स्ट बुक हो या कुछ भी हो, उसमें मोर देन 70% सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस के होते हैं। तो इसके साथ साथ आप पीछे टेंस का वीडियो भी आप देख सकते हैं। सिंपल पास्ट टेंस का अब मैं समझाने वाला हूं। पहले मैंने आपको स्ट्रक्चर समझाया, डिफरेंस नोटिस कीजिएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस में कोई फर्क नहीं है पैसिव वॉइस में, खाली इसमें हेल्पिंग वर्ब वॉज और वेयर आता है। सिंपल प्रेजेंट में आता था इज, एम, आर। और सिंपल पास्ट को पहचाना बहुत आसान है, क्योंकि दुनिया का ये एकमात्र टेंस है जिसमें सेकंड फॉर्म आता हो। देखिए, दे बॉट अ कार लास्ट ईयर, यानी उन्होंने पिछले वर्ष एक कार खरीदी। तो यहां पे जो सेकंड फॉर्म आया वर्ब, इससे हमको आइडिया आ गया कि दिस इज अ सेंटेंस ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। दे है हमारा सब्जेक्ट, खरीदना वर्ब, और कार ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म। फिर जब मैं इसको पैसिव बदलूंगा तो अ कार आगे आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा आपका वॉज, बिकॉज इट इज सिंगुलर, सॉरी, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब बाय, बॉट, बॉट, बाय, दे के स्थान पर देम, और लास्ट ईयर वाक्य के अंत में। देखिए उसका मतलब समझिए, सब चीजें समझिए। दे बॉट अ कार लास्ट ईयर, तो यहां पे जो सेकंड फॉर्म आया उससे मुझे आइडिया आ गया, सेकंड फॉर्म आया कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यानी इससे मुझे आइडिया आ गया कि ये सिंपल पास्ट टेंस है। इसका मतलब मैं समझूं तो उन्होंने पिछले वर्ष एक कार खरीदी। किसने खरीदी? उन्होंने। तो दे है हमारा सब्जेक्ट,
खरीदना है हमारा वर्ब, क्या खरीदा, अ कार। अ कार क्या है, ऑब्जेक्ट। फिर जब मैं इसको पैसिव बदलूंगा तो अ कार आगे आ जाएगा, सिंगुलर इसलिए वॉच, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब, बाय लिख के दे के स्थान पर देन, यानी कि उनके द्वारा पिछले वर्ष एक कार खरीदी गई थी। क्लियर। दूसरा देखिए, सी गेव मी अ पेन यस्टरडे, यानी उसने मुझे कल एक पेन दिया। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यह पहचाने कि किस टेंस का सेंटेंस है। तो यहां पे गिव का सेकेंड फॉर्म आया गेव, सो इट मींस दिस इज अ सेंटेंस ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है, यस्टरडे से भी ख्याल आ रहा है आपको। तो यहां पर सी है हमारा सब्जेक्ट, कर्ता, देना क्रिया है, क्या दिया है, अ पेन कर्म, किसे दिया है, मुझे, तो मी भी एक कर्म है। दो कर्म है दोस्तों इसमें। इससे पहले मैंने आपको बताया कि दो कर्म वाले भी वाक्य हो सकते हैं। तो पैसिव बदलेंगे तो मी का हो जाएगा आई, वॉज, गिवन, गिव, गेव, गिवन, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट अ पेन, बाय, सी के स्थान पर हर, और यस्टरडे वाक्य के अंत में। इसको दूसरे तरीके से बदल सकते हैं, ये मेथड ज्यादा इजी है। दूसरे तरीके से बदलेंगे दोस्तों तो अ पेन आगे आ जाएगा, अ पेन वॉज गिवन टू मी बाय, सी के स्थान पर हर, यस्टरडे। क्लियर दोस्तों। इस तरह से हम इस वाक्य को दो तरह से पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। ये मैंने आपको बताया नेगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस। अब मैं बताने वाला हूं सिंपल पास्ट का नेगेटिव सेंटेंस, उसको किस तरह से पैसिव वॉइस में बदलते हैं। आपको स्ट्रक्चर विशेष ध्यान रखना दोस्तों। तो सिंपल पास्ट के नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का उपयोग होता है, याद रखिएगा दोस्तों। कर्ता, उसके बाद डिड नॉट, डिड नॉट के बाद आता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड्स। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा कर्म, उसके बाद वॉज वेयर, डिड नॉट हट जाएगा आपका दोस्तों, नॉट, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब, बाय ला की कर्ता, और वाक्य के अंत में अन्य शब्द। जैसे सिंपल प्रेजेंट में डू नॉट, डज नॉट आता था, सिंपल पास्ट में आता है डिड नॉट। तो याद रखिए जिस सेंटेंस में डिड नॉट आए वो सिंपल पास्ट है, और डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म आता है। क्यों? क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस में हम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का उपयोग करते हैं। जो डिड है वो डू का सेकंड फॉर्म है, यानी ऑलरेडी एक भूत आ चुका है, तो एक भूत आएगा तो दूसरा भूत आएगा नहीं तो दो भूत मिल करके पलित हो जाते हैं। ओके, देखिए सेंटेंस देखिए, द प्यून डिड नॉट रिंग द बेल ऑन टाइम, यानी चपरासी ने समय पर घंटी नहीं बजाई। द प्यून है हमारा सब्जेक्ट, रिंग बजाना क्रिया, द बेल ये है हमारा कर्म। तो जब मैं इसको पैसिव बदलूंगा तो द बेल आगे आ जाएगा, द बेल वॉज नॉट, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब रिंग, रैंग, रंग, रंग, बाय द प्यून, ऑन टाइम वाक्य के अंत में आएगा। आया ख्याल दोस्तों आपको? द बेल सिंगुलर इसलिए वॉज नॉट, रंग, रिंग, रैंग, रंग, बाय द प्यून ऑन टाइम। सेकेंड सेंटेंस देखिए, सचिन डिड नॉट कैच द बॉल, यानी सचिन ने गेंद नहीं पकड़ी। तो यहां पे हमारा सब्जेक्ट है, कर्ता है सचिन,
कैच है क्रिया, द बॉल है कर्म। तो पैसिव में क्या होगा, द बॉल आ गया जाएगा, द बॉल सिंगुलर इसलिए वॉज नॉट, और इसका पास्ट पार्टिसिपल याद रखना, केस का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होता है कॉट, CAUGHT, कॉट बाय सचिन। ओके दोस्तों, तो नेगेटिव सेंटेंस का आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों क्लियर हो गए होंगे। ओके दोस्तों, तो ये स्ट्रक्चर को खास ध्यान में रखिएगा, बाकी कोई विशेष नहीं है, इट इज अ वेरी इजी चैप्टर। नियम आपके दिमाग में बैठ गए होंगे, स्ट्रक्चर भी आपके दिमाग में काफी हद तक बैठ गया होगा। अब मैं बात कर रहा हूं सिंपल पास्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। फॉर एग्जाम्पल, डिड यू सी माई डॉग एनीवेयर? इसका मतलब समझिए, डिड यू सी माई डॉग एनीवेयर। सिंपल पास्ट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट से, कर्ता से पहले डिड का उपयोग करते हैं। डिड यू सी माई डॉग एनीवेयर यानी क्या तुमने मेरा कुत्ता कहीं देखा, इसका ये मतलब हुआ। तो कर्ता, क्रिया, कर्म, माई डॉग आगे आ जाएगा, माई डॉग सिंगुलर है इसलिए हेल्पिंग वर्ब आएगा वॉज, याद रखिएगा। माई डॉग सिंगुलर है तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब आएगा वॉज। पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब सीन, सी सॉ सीन, याद रखिएगा, सी सॉ सीन। बाय यू, एनीवेयर एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, यानी क्या तुम्हारे द्वारा मेरा कुत्ता कहीं देखा गया, इस वाक्य का ये मतलब हुआ। और ये देखिए, वाई डिड यू ब्रिंग द डॉग इन द क्लास? वाई डिड यू ब्रिंग द डॉग इन द क्लास, यानी तुम क्लास में कुत्ता क्यों लाए। ओके, तो यू है सब्जेक्ट, ब्रिंग है वर्ब, द डॉग है ऑब्जेक्ट। तो जब इसको पैसिव में बदलूंगा मैं तो वाई तो हमारा आगे ही रहेगा। द डॉग सिंगुलर है इसलिए वॉज, हेल्पिंग वर्ब ठीक कर्म से पहले आएगी। ये मैं आपको बता चुका हूं कि अंग्रेजी में इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब है वो कर्ता या कर्म जो भी हो उससे पहले आता है। वॉज द डॉग, ब्रिंग का पास्ट पार्टिसिपल ब्रॉट, बाय यू इन द क्लास वाक्य के अंत में। क्लियर दोस्तों? देखिए, द डॉग आगे आ जाएगा, सबसे पहले तो हम वाई लिख लेंगे जो भी हमारा प्रश्नवाचक शब्द है। द डॉग सिंगुलर इसलिए वॉच, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय, यू के स्थान पर यू ही रहेगा। हु रॉट द रामायण, हु रॉट द रामायण यानी रामायण किसने लिखी। क्या आप जानते हो रामायण किसने लिखी? यदि जानते हो तो कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखिए। तो रामायण किसने लिखी, ये है, ये सेंटेंस है सिंपल पास्ट टेंस का। यहां आप नोट कीजिए, मैंने डिड का उपयोग नहीं किया है। दिस इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस बट आई हैव नॉट यूज डिड। तो हु के स्थान पे हो जाएगा बाय हुम, द रामायण आगे आ जाएगा, रामायण सिंगुलर इसलिए वॉज रिटन, यानी रामायण किसके द्वारा लिखी गई थी। आप बताइए कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, हमने दो टेंस देख लिए हैं वॉइस में। अब ये मैं बताने वाला हूं सिंपल फ्यूचर टेंस एंड मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल ऑक्सिलरीज यानी मे, कैन, शुड, मस्ट, वुड, कुड, माइट, दीज आर मॉडल ऑक्सिलरीज। ऑक्सिलरी यानी हेल्पिंग वर्ब। ओके, तो विल, शैल, मे, कैन, शुड, मस्ट, वुड, कुड वाला कोई भी वाक्य हो उसको जब हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो जो भी हेल्पिंग वर्ब है, जो भी सहायक क्रियापद है, उसके बाद बी का उपयोग होता है। वंस अगेन आई रिपीट,
विल, शैल, मे, कैन, शुड, मस्ट, वुड, कुड, माइट वाला कोई भी वाक्य उसको पैसिव वॉइस में बदलना हो तो जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद आता है बी। ओके, याद रहेगा आप लोगों को। एक एग्जांपल बता रहा हूं आपको। सी कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, यानी वह प्रभाविता से जल्दी जल्दी अंग्रेजी बोल सकती है। तो यहां पे सी जो है वो हमारा है सब्जेक्ट, यानी कि कर्ता। बोलना, स्पीक, क्रिया। क्या बोल सकती है? इंग्लिश, तो इंग्लिश है हमारा कर्म। क्लियर? अब आपको कर्ता, क्रिया, कर्म पहचानना पूरी तरह से आ गया होगा। तो यहां पे पैसिव वॉइस में इंग्लिश आगे आ जाएगा। कैन बी, स्पोकन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, बाय, सी के स्थान पर आएगा हर, फ्लुएंटली वाक्य के अंत में। ओके दोस्तों, कर्म आगे आ गया इंग्लिश। हेल्पिंग वर्ब जो है आपका वही कैन बी, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब स्पोकन बाय, सी के स्थान पर हर, फ्लुएंटली वाक्य के अंत में। दोस्तों आप किसी भी इंग्लिश मीडियम, हिंदी या गुजराती किसी भी मीडियम के स्टूडेंट हो, आपके लिए चैप्टर बहुत ही उपयोगी है। यदि आप हिंदी वाले हो तो ये लिंक अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। दूसरे इंग्लिश मीडियम, किसी भी मीडियम का स्टूडेंट हो, आप एक अच्छा गिफ्ट देंगे अपने दोस्त को। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको दोस्तों। दूसरा देखें, वी शुड ग्रो मोर ट्रीज। वी शुड ग्रो मोर ट्रीज, इसका मतलब समझिए, हमें अधिक पेड़ उगाने चाहिए। तो इसमें हम, वी है कर्ता, ग्रो है क्रिया वर्ब, मोर ट्रीज कर्म। तो मोर ट्रीज आगे आ जाएगा। जो आपका हेल्पिंग वर्ब है वो शुड बी, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब ग्रोन, बाय, वी के स्थान पर अस। मोर ट्रीज आगे आ जाएगा दोस्तों। शुड बी, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द ब्रोन वर्ब ग्रो, ग्रू, ग्रोन, बाय, वी के स्थान पर अस। इस तरह से हम मॉडल ऑक्सिलरी और सिंपल फ्यूचर टेंस के वाक्य को आसानी से पैसिव वॉइस में बदलते जाएंगे। दोस्तों मैं आपको वाक्य का ट्रांसलेशन भी बताते जा रहा हूं, तो आपकी अंग्रेजी भी काफी अच्छी होती जाएगी। देखिए आगे, We shall not violate traffic rules, यानी हम ट्रैफिक के नियमों का भंग नहीं करेंगे। वायोलेट यानी भंग करना, फॉलो यानी पालन करना। तो वी सब्जेक्ट, वायोलेट वर्ब, ट्रैफिक रूल्स ऑब्जेक्ट। तो ट्रैफिक रूल्स शैल नॉट बी अथवा विल नॉट बी भी लिख सकते हो। वायोलेटेड बाय, वी के स्थान पर अस। क्लियर? इंट्रोगेटिव में बता रहा हूं, तो इंट्रोगेटिव में जो भी हेल्पिंग वर्ब है आपका आगे आ जाएगा। जैसे हु कैन काउंट द स्टार्स। हु कैन काउंट द स्टार्स, यानी तारे कौन गिन सकता है। तो काउंट वर्ब है, द स्टार्स है ऑब्जेक्ट, हु के स्थान पे आएगा बाय हुम। जो आपका हेल्पिंग वर्ब है नीचे आ जाएगा, कैन द स्टार्स बी काउंटेड। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया है कि हु वाला वाक्य किसी भी टेंस का हो उसको पैसिव बदलते हैं, तो हु के स्थान पे आता है बाय हुम। बाय हुम यानी किसके द्वारा। कर्म आ गया द स्टार्स बी काउंटेड। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, विच गर्ल कैन मेक पेपर बोट्स, यानी कौन सी लड़की पेपर बोट्स बना सकती है। तो विच गर्ल का हो जाएगा बाय विच गर्ल।
हु का बाय हुम होता है, इसी तरह विच गर्ल विच बॉय का हो जाएगा बाय विच गर्ल बाय विच बॉय। पेपर बोट्स आपका कर्म है, बी मेक का पास्ट पार्टिसिपल होगा मेड। आ गया ख्याल दोस्तों? देखिए पहले इसका मतलब समझिए, विच गर्ल कैन मेक पेपर बोट्स, यानी कौन सी लड़की पेपर बोट्स कागज की नाव बना सकती है। तो विच गर्ल का हो जाएगा बाय विच गर्ल कैन पेपर बोट्स, बी तो आएगा ही आपका, और मेक का पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा मेड। हमने 3 टेंस देख लिया दोस्तों, अब हम देख रहे हैं अगला प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो उसमें आप वाक्य का जो स्ट्रक्चर है उसको भी याद रखिएगा, मैं आपको पहचान भी बताते जा रहा हूँ, और इसको पैसिव में कैसे बदलेंगे वो भी ध्यान में रखिएगा। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस यानी चालू वर्तमान काल, इसके नाम से इसके लक्षण हमको मालूम पड़ते हैं। चालू वर्तमान काल यानी जिसमें क्रिया चल रही है, जैसे वे क्रिकेट खेल रहे हैं, मोहन गीत गा रहा है, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, ये वाक्य क्या दर्शा रहा है कि क्रिया अभी चालू है, इसलिए हम इसको कहते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ओके, तो अब इसको पैसिव में कैसे बदलते हैं वो मैं बता रहा हूं। पहले एक्टिव वॉइस ध्यान में रखिए, कर्ता, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद आईएनजी, फिर उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। फिर जब हम उसको पैसिव में बदलेंगे तो कर्म हमारा आगे आ जाएगा, उसके बाद इज एम आर बीइंग। याद रखिए कोई भी कंटीन्यूअस टेंस हो, प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो या पास्ट कंटीन्यूअस, जब हम उसको पैसिव में बदलेंगे तो सहायक क्रिया के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग आएगा। क्लियर दोस्तों? एक वाक्य देखिए, द पेशेंट्स आर ईटिंग एप्पल्स नाउ। द पेशेंट्स आर ईटिंग एप्पल्स नाउ, यानी मरीज अभी सेव खा रहे हैं। यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है द पेशेंट्स, ईट है आपका वर्ब, और एप्पल है ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म। कौन सेव खा रहा है? पेशेंट, तो पेशेंट है कर्ता, खाना क्रिया, क्या खा रहे हैं? एप्पल्स, तो एप्पल्स है कर्म। तो इसको जब हम पैसिव बदलेंगे तो एप्पल्स आगे आ जाएगा, कर्म आपका आगे आ जाएगा। एप्पल्स प्लूरल है इसलिए आर, बीइंग, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब ईटन, ईट एट ईटन बाय द पेशेंट्स, और नाउ आएगा वाक्य के अंत में। देखिए एप्पल्स आगे आ गया, एप्पल्स बहुवचन इसलिए आर, बीइंग, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब ईटन बाय, उसके बाद आपका आएगा कर्ता। ओके, ये वाक्य को समझिए दोस्तों। सी इज नॉट पेइंग अटेंशन टू द लेक्चर, वह लेक्चर पर ध्यान नहीं दे रही है। सी यहां पर हमारा कर्ता है, पे अटेंशन टू ये पूरा है आपका क्रिया, ये याद रखिएगा दोस्तों। पे अटेंशन टू ध्यान देना, ये पूरा है आपका वर्ब, और द लेक्चर है आपका कर्म। क्लियर दोस्तों? सी करता है, पे अटेंशन टू ध्यान देना क्रिया, द लेक्चर कर्म। और ये जब हम पैसे बदलेंगे तो पूरा एक साथ में आएगा, तो द लेक्चर आगे आ जाएगा। इज नॉट बीइंग, बीइंग लगाते हैं दोस्तों कंटिन्यूअस में, याद रखने का। पे अटेंशन टू उसका पास्ट पार्टिसिपल होगा पेड अटेंशन टू। देखिए पे का हो गया पेड, और अटेंशन टू वैसे का वैसा, बाय सी के स्थान पर हर। देखिए फिर से, सी इज नॉट पेइंग अटेंशन टू द लेक्चर, सी सब्जेक्ट है, पे अटेंशन टू क्रिया है, द लेक्चर है कर्म, यानी वह लेक्चर पर ध्यान नहीं दे रही है। अब मैंने जो कर्म है उसको आगे लिख दिया द लेक्चर, सिंगुलर इसलिए इज नॉट, बीइंग आएगा क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है, और पेइंग अटेंशन टू इसका हो जाएगा पेड अटेंशन टू बाय हर। इसका मतलब होगा उसके द्वारा लेक्चर पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो दोस्तों मैंने आपको
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बताए हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाती है। फर्स्ट सेंटेंस है, आर दे वॉचिंग क्रिकेट मैच ऑन टीवी? क्या वे टीवी पर क्रिकेट मैच देख रहे हैं? तो यहां पे हमारा सब्जेक्ट है दे, वॉच क्रिया है, क्रिकेट मैच ऑब्जेक्ट है। तो अब इसको पैसिव बदलेंगे तो क्रिकेट मैच ऑब्जेक्ट आगे आएगा। क्रिकेट मैच सिंगुलर है दोस्तों, इसके साथ आएगा हेल्पिंग वर्ब इज, वो आगे आ जाएगा। मैंने आपको बताया कि इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे आती है। बीइंग आएगा बिकॉज इट इज कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब वॉच्ड बाय, दे के स्थान पर देम, ऑन टीवी वाक्य के अंत में। क्लियर दोस्तों? क्रिकेट मैच कर्म आगे आ गया, सिंगुलर इसलिए इज। बीइंग पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब वॉच्ड बाय, दे के स्थान पर देम, ऑन टीवी वाक्य के अंत में। और एक देखिए दोस्तों, वाई आर दे कटिंग द ट्री? वाई आर दे कटिंग द ट्री, यानी वे पेड़ क्यों काट रहे हैं? तो यहां पे दे है हमारा सब्जेक्ट, कट है वर्ब, द ट्री है ऑब्जेक्ट। तो पैसिव बदलेगा तो वाई आपका आगे ही रहेगा। द ट्री सिंगुलर है इसलिए इज। बीइंग पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब कट बाय, दे के स्थान पर मैं लिखूंगा देम, यानी उनके द्वारा पेड़ क्यों काटे जा रहे हैं। इस वाक्य का यह अर्थ हुआ। और देखिए, How many books is Gopal buying now? बाकी का मतलब समझिए, How many books is Gopal buying now? यानी गोपाल अभी कितनी किताबें खरीद रहा है। How many, how much का मतलब होता है कितना। यहाँ पे आपका सब्जेक्ट करता है गोपाल, गोपाल खरीद रहा है, खरीदना है क्रिया, क्या खरीद रहा है? बुक्स। तो बुक से आपका कर्म, गोपाल है कर्ता, खरीदना है क्रिया। यहां एक वस्तु नोट कीजिए दोस्तों, हाउ मच, हाउ मेनी वाला वाक्य चाहे वो एक्टिव हो या पैसिव हो, उसके तुरंत बाद कर्म आपका आता है। अब हम इसको पैसिव बदलेंगे तो हाउ मेनी, कर्म को हम आगे लाते हैं तो इसमें तो कर्म ऑलरेडी आगे है। बुक्स, बुक्स प्लूरल है इसलिए हेल्पिंग वर्ब आएगा आर। यहां हेल्पिंग वर्ब इस था, वो गोपाल के हिसाब से था। यहां हेल्पिंग वर्ब आर है, ये किसके हिसाब से? बुक्स के। आर बीइंग बॉट बाय गोपाल, और नाउ आएगा वाक्य के अंत में। देखिए फिर से, हाउ मेनी कर्म ऑलरेडी आगे दिया ही है, आर आएगा क्योंकि आर हम किसके हिसाब से लगा रहे हैं? बुक्स के हिसाब से। बीइंग पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब बॉट बाय गोपाल नाउ। तो दोस्तों मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक कंसेप्ट क्लियर किया। अब उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका भी स्ट्रक्चर आप ध्यान में रखिएगा। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी काफी आसान है, सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का भेद है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं चालू भूत काल। एक्टिव वॉइस आपका ऐसे बनेगा, कर्ता, उसके बाद वॉज अथवा वेयर, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी और फिर कर्म। देखिए सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यहाँ हेल्पिंग वर्ब आता था इज एम आर, यहाँ पे आएगा वॉज वेयर।
फिर जब हम उसको पैसिव में बदलेंगे कर्म, उसके बाद वॉज अथवा वेयर, बीइंग, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब, बाय लिख के कर्ता, वाक्य के अंत में अन्य शब्द। ओके, देखिए लाइट वेंट आउट वाइल आई वॉज रीडिंग अ स्टोरी बुक। देखिए सेंटेंस लेंथी है, समझिएगा। लाइट वेंट आउट वाइल आई वॉज रीडिंग अ स्टोरी बुक, यानी बिजली चली गई जब मैं स्टोरी बुक पढ़ रहा था। यहां पे दोस्तों दो टेंस हैं। लाइट वेंट आउट ये अलग सेंटेंस है, आई वॉज रीडिंग अ स्टोरी बुक दिस इज अदर सेंटेंस, दोनों अलग अलग सेंटेंस है। लाइट वेंट आउट दिस इज सिंपल पास्ट टेंस, आई वॉज रीडिंग अ स्टोरी बुक दिस इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, दोनों टेंस इकट्ठे हो गए। तो क्या करेंगे, इसको हम पैसिव में नहीं बदल सकते।